कल की तैयारी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और भारतीय बाजार में आने वाले ट्रेडिंग सेशन के लिए आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, इस पर हमारे इस खास सेगमेंट में हम फोकस करते हैं। और आने वाले बाजार के हक में नहीं थी और उसी का असर था जो कि इंडेक्स दिन भर बिकवाली का दबाव झेलकर बंद हुआ। 23,123 के लेवल्स के आसपास हमने निफ्टी में क्लोजिंग देखी। बैंक निफ्टी में भी बिकवाली का दबाव, बड़ी दिग्गज बैंकिंग प्लेयर्स, छोटी मझौली बैंक, एनबीएफसीज, हर तरफ लाल निशान और 54,000 के इर्द गिर्द बैंक निफ्टी में भी दिन भर उतार चढ़ाव के बीच ही कामकाज नजर आया। अच्छा, बेंचमार्क्स तो टूट रहे थे, लेकिन उनके साथ साथ ब्रॉडर मार्केट्स में भी तस्वीर कुछ ऐसी ही थी। मिड कैप स्मॉल कैप में भी हमने देखा लाल निशान के साथ बिकवाली का दबाव जो है दिन भर हावी होता रहा। लेकिन यहां से आगे आपके लिए रणनीति क्या होगी, भारतीय बाजार को कैसे नेविगेट करना चाहिए और क्या स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए ताकि आप अपनी पूंजी जो है उसे सही दिशा पर, सही जगह पर लगा पाएं, ये सब कुछ समझने की कोशिश करते हैं। और चलिए हमारे एक्सपर्ट्स को जोड़ लेते हैं। हमारे साथ पृथ्वी फिनमर्ट के हरीश जुजारे हैं और मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के नंदीश शाह जुड़ गए हैं। हरीश, नंदीश, बहुत स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर अपना समय हमें। हरीश, शुरुआत आपसे करना चाहूंगी। जिस तरह का बाजार हमने देखा पिछले सेशन में, क्या आपको लगता है कि ये पूरा हफ्ता कमजोरी की भेंट चढ़ता दिखेगा या इट्स टू अर्ली टू डिसाइड एंड गेस दैट? कैसे देख रहे हैं मार्केट की तस्वीर को आप? वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग मानसी जी। अगर बिल्कुल ग्लोबल मार्केट्स के संकेत के चलते हमने आज एक भारी विराट तो देखने मिली मार्केट्स में। इंट्राडे में थोड़ा बहुत मार्केट में थोड़ा पुल बैक्स देखने मिला, हवेवर सस्टेन नहीं कर पाया निफ्टी स्पेशली ऊपर लेवल पे। वहां से ऑलमोस्ट डे लोग मान सकते हैं हम लोग उसी के आसपास आके निफ्टी का क्लोज दिया है। अगर टेक्निकली देखते हैं तो मुझे लग रहा है कि यहाँ इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। आज का कैंडल फॉर्मेशन जो है एक इन्वर्टेड हैमर जो है हैमर फॉर्मेशन बना है। और दूसरा चीज सपोर्ट्स के आसपास आके जो इमीडिएट सपोर्ट्स थे 23,150 का, जो हमने देख रहा था कि लास्ट 2-3 हफ्तों से उसी का रेंज से रिकवरी होते हुए नजर आ रहा था, तो उसके नीचे क्लोजिंग दिया है आज के ट्रेडिंग सेशन में। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज हो सकता है कि कल के ट्रेडिंग सेशन में एक डाउन टिक देखने मिल सकता है। जो अहम सपोर्ट्स नेक्स्ट अभी दिखाई दे रहे हैं 23,000 से लेके 22,950 तक का, तो हो सकता है कि वो कल के ट्रेडिंग सेशन में रीटेस्ट करते हुए नजर आ सकता है। वहां से रिकवरी एंटिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट्स जो है कंटिन्यूस हमने 2-3 दिनों से एक डाउनफॉल देखने मिल रहा है और ओवरसोल्ड सिनेरियो इंडिकेट कर रहा है शॉर्ट टर्म में। और जिस तरीके से एक जो इन्वर्टेड हैमर का फॉर्मेशन बनाया हुआ है वहां पे इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट स्पेशली ये फॉर्मेशन जो है रिवर्सल फॉर्मेशन में इंडिकेशंस में बनता है। तो उसके चलते मुझे लग रहा है कि कल के अगर डाउन टिक भी ओपन होता है तो वहां से एक शार्प रिकवरी एंटिसिपेट कर सकते हैं इंटरडे लेवल से, जहाँ पे ऊपर केवल रेजिस्टेंस जो दिखाई दे रहा है 23,350 से 400 तक का एक अपमूव एंटिसिपेट कर सकते हैं। कल एक्सपायरी का दिन है, वीकली एक्सपायरी, उसके चलते भी मुझे लग रहा है कि वॉलेटाइल मूव्स देखने मिल सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म में बिल्कुल यहाँ पे एक थोड़ा ओवरसोल्ड है, हो सकता है कि थोड़ा एक रिकवरी यहाँ पे 200-300 पॉइंट्स रिकवरी बिल्कुल देखने मिल सकता है निफ्टी में। हवेवर लॉन्ग टर्म के चार्ट सेटअप की देखते हैं तो अभी भी सेटअप वीकली है, लोअर टॉप लोअर बॉटम इंटैक्ट है। मुझे लग रहा है कि जब तक एटलीस्ट 23,550 के ऊपर टिकता नहीं है निफ्टी, तो मुझे लग रहा है कि सेल ऑन राइज का ही मार्केट बना रहेगा। वही चीज बैंक निफ्टी में देखा है तो बैंक निफ्टी में हमने देखा है कि थोड़ा गिरावट कंपैरेटिवली थोड़ा कम था निफ्टी के हिसाब से, लेकिन 55,000 का जो लेवल है अहम रहेगा। जब तक इसके ऊपर क्रॉस नहीं करता है बैंक निफ्टी में भी मुझे लग रहा है कि सेल ऑन राइज का ही मार्केट रहेगा। अगर 55,000 अगर क्रॉस कर पाता है तब जाके मुझे लग रहा है कि एक शॉर्ट टर्म रैली देखने मिल सकता है बैंक निफ्टी में। ऑलराइट, तो चलिए ये नजरिया हो गया बाजार पर आउटलुक और स्ट्रैटेजी। नंदीश, आपका भी स्वागत है। आप बताएं कैसे रीड कर रहे हैं मार्केट के सेंटिमेंट्स को आप, और इस वक्त किस तरह की स्ट्रैटेजी डेवलप कर चल रहे हैं आप? तो अगर मैं बात करता हूं कि ऑयल प्राइसेस में जिस तरह से हमने रिट्रेशन देखा है 110 लेवल्स टू नियरली $90 और $95, वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव सेंटिमेंट इंडिया के लिए हो सकता है। प्लस जब भी रिसेंटली इनका मीटिंग हुआ आरबीआई का ऑन फ्राइडे, तो उन्होंने जो मतलब जिस तरह से स्टेप्स लिए हैं, तो यहाँ से एक जो अपना रुपी एप्रिसिएशन का मूव बन सकता है टू नियरली अबाउट 94 और 94.5 रुपीज। तो these can act as a positive trigger at least in the short term. So I would be more positive on the stock specific action rather than on the Nifty. स्टॉक स्पेसिफिक इस वक्त नजरिया और ज्यादा क्लियर नजर आ रहा है और इंडिसेस जो हैं वहां पर हम देख रहे हैं काफी कॉम्प्लेक्स सिनेरियोज है। इसी वजह से हम देख रहे हैं बेंचमार्क से लेकर ब्रॉडर मार्केट इंडिसेस में बिकवाली का दबाव है और काफी ट्रिकी है ये सिचुएशन, इसलिए हमारे एक्सपर्ट्स लगातार
कॉशन प्रैक्टिस करने की राय हिदायत हमें देते हुए। चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। सवाल पूछने का तरीका आप जानते हैं, आपके टीवी स्क्रीन पर हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ जाएंगे और इन कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर हमें संपर्क करने की कोशिश करें। हम पूरी कोशिश करेंगे इस बुलेटिन में बाजार से जुड़े हुए आपके सवालों को हम शामिल कर पाएं। QR कोड है, इसे स्कैन कर आप हम तक पहुंचे, अपना सवाल मार्केट रिलेटेड हमसे पूछें। पूरी कोशिश की जाएगी इस खास पेशकश में या कल की तैयारी के सेगमेंट्स में इन्हें शामिल करने की। पहला सवाल अमर कुमार दास का गुवाहाटी से है, कल्याण ज्वेलर्स पर है। 90 शेयर्स खरीदे हैं हरीश जी और अक्टूबर 2024 की इनकी खरीदारी है। इनका कहना है इन्होंने 611 के दाम पर खरीदे हैं 90 शेयर्स। 354 के लेवल्स, आधा हो चुका है स्टॉक और नुकसान भी झेल रहे हैं आप। हमारे व्यूअर, क्या राय होगी इनके लिए हरीश जी? कल्याण ज्वेलर्स पर लगातार टूटता है ये स्टॉक। लास्ट सेशन में भी हमने ऑलमोस्ट 5% के डाउन ट्रेंड्स देखे हैं। मानसी जी, बिल्कुल अगर देखा है तो जब से हमें स्टॉक में एक डाउन टिक देखने मिल रहा है, कहीं पे भी स्टॉक में कोई मेजर सपोर्ट होल्ड नहीं कर पा रहा है। बिल्कुल यहाँ पे लोअर टॉप पर अभी भी इंटैक्ट है। हो सकता है कि जो वीकनेस है और एक्सटेंड करते हुए नजर आ सकता है, लेकिन इमीडिएट बेस में मुझे लग रहा है कि सपोर्ट जो है ऑलमोस्ट 325 के करीबन है। मुझे लग रहा है कि ये सपोर्ट अहम रहेगा, पर 325 के नीचे अगर चलता है तो वो वापस एक बार वीकनेस देखने मिल सकता है। सेटअप बिल्कुल यहाँ पे वीक है अभी भी। इनका खरीदारी बहुत ऊपर के लेवल पे, तो अभी फिलहाल के लिए मुझे इनको मैं एवरेज करने के लिए राय नहीं दूंगा। थोड़ा वेट करना चाहिए, जब नीचे आता है वापस एटलीस्ट थोड़ा बहुत करेक्शन होने के बाद स्टेबलाइज होता है, तब जाके एवरेज करने के लिए बेहतर है, क्योंकि इस लेवल पे निकलना भी थोड़ा मुश्किल है। ऑलमोस्ट 50% डाउन है स्टॉक। अगर इनका एपिटाइट है होल्ड करने का तो बने रह सकते हैं। जब नीचे आता है और मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट यहाँ पे 300 के लेवल आ सकते हैं, तो वहां पे जाके मुझे लग रहा है कि एवरेजिंग करने के लिए कोशिश करना चाहिए। अभी फिलहाल के लिए अवॉइड करना चाहिए एवरेजिंग, तो बने रह सकते हैं क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी नुकसान होते हुए नजर आ रहा है। ठीक है, तो चलिए नुकसान है, थोड़ा सा इंतजार करें, देखें अगर स्टॉक रिएक्ट कर पा रहा है या नहीं। वक्त पर इसे रिव्यू करते रहे, हमसे सवाल पूछेगा, हम आपको जवाब और उन स्तरों पर राय देने की कोशिश जरूर करेंगे। जियो फाइनेंस का अगला सवाल है हमारे व्यूअर का, बिपिन कुमार का। नंदीश जी, इन्होंने 1000 शेयर्स जियो फाइनेंस के खरीदे हैं 322 के स्तर पर। अब पिछले दिनों कुछ समय पहले ही सही, लेकिन जियो फाइनेंस में ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी एक्टिव हो रही थी, लेकिन स्टॉक में हमने नेगेटिव ट्रेंड डाउनसाइड का देखा ही है। यहां से फर्दर डाउनसाइड ही ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी एक्सपेक्ट करके चल रही है। आपकी राय क्या होगी? फंडामेंटल्स कैसे देख रहे हैं? पिछले 1 साल में तो पॉजिटिविटी स्टॉक से दूर ही रही है और डाउनसाइड व्यूज ही नजर आए हैं ज्यादातर। जियो फाइनेंस पर हमारा व्यू पॉजिटिव है और हमारे यहाँ पर बाय रेटिंग है विद टारगेट प्राइस ऑफ 315। तो अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करता हूं तो वो उन्होंने जो स्टार्टिंग में एक जो स्टेप रखा था टू क्रिएट एन एनबीएफसी, वो अभी एनबीएफसी लास्ट 2 क्वार्टर से एक अच्छे खासे नंबर्स पर पहुंच गई है। और जितने भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट किए, स्पेशली इन द वेल्थ मैनेजमेंट स्पेस और इन द ब्रोकिंग स्पेस, इज येट टू कम ऑन स्ट्रीम। तो अभी तक उन्होंने जितने भी बिल्डिंग ब्लॉक्स थे वो सब कुछ कर लिए हैं। नाउ इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ दे एग्जीक्यूट। और जिस तरह से ये ग्रुप का एक हिस्ट्री रहा है, उन्होंने जो भी एक बिजनेस में एक अच्छा खासा कदम रखा है, वहां पर उन्होंने ग्रोथ एट एनी कॉस्ट दे हैव अचीव्ड इट। सो इज अ होल्ड एट करंट लेवल्स। पॉजिटिव स्टांस है, एक्सपर्ट का कन्विक्शन हमें मिल चुका है। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, लंबी अवधि का नजरिया रखें और पोजीशन को बनाकर रखकर चल सकते हैं। फंडामेंटल्स पॉजिटिव नजर आते हैं, 330 350 तक के टारगेट्स भी नजर आ सकते हैं। जियो फाइनेंस में अपनी पोजीशन को आप बरकरार रखें। अगला सवाल हरीश जी एक व्यूवर का है, लेमन ट्री होटल्स पर। गिरीश सवाल पूछ रहे हैं, 1000 शेयर्स इन्होंने लेमन ट्री होटल के खरीदे हैं, एंट्री प्राइस अपनी 100 की ये बता रहे हैं। मुनाफा है करीब 3% के गेंस के साथ, लास्ट क्लोज भी स्टॉक में देखने को मिला है। 180 के लेवल तो देखे हैं ये स्टॉक ने, और इन्होंने तब खरीदा था जब डाउन ट्रेंड्स थे स्टॉक में। बेस्ट क्या है इस सेक्टर के लिए और क्या इन्हें लंबी अवधि के लिए पोजीशन को मेंटेन करना चाहिए, ये सवाल है इनका। मानसी जी, अगर लेमन ट्री की बात करते हैं, देखिए लास्ट ऑलमोस्ट 2-3 साल से स्टॉक एक मेजर सपोर्ट के पास से रिवर्स हो रहा था 113 110 के आसपास से। तो वहां से हमने देखा है कि स्टॉक रिकवरी जो देखने मिला, उसके बाद हमने वहां पे स्टॉक में लास्ट 6 महीने से कंटिन्यूस एक सेल ऑफ देखने मिल रहा है।
तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो मेजर सपोर्ट्स थे 112 115 का, तो उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे सेटअप थोड़ा खराब होते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से सेटअप मुझे लग रहा है कि वीकनेस नजर आ रहा है, तो हो सकता है कि और वीकनेस देखने मिल सकता है आने वाले दिनों में। तो बेहतर रहेगा कि इस स्टॉक में से फिलहाल के लिए इनका प्रॉफिट ही है, तो एग्जिट कर लेना चाहिए फिलहाल के लिए, क्योंकि मार्केट के संकेत भी इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है कि ये स्टॉक को यहाँ से फिर से एक बार ऑल टाइम हाई तक का लेके जाने की कोशिश कर सकता है। तो बेहतर रहेगा कि करंट लेवल्स पे एग्जिट कर लेना चाहिए इनको, और वेट करना चाहिए। एटलीस्ट मुझे लग रहा है कि डिप्स आ सकते हैं 90-92 तक का इस स्टॉक में, तो एग्जिट करने की राय रहेगी करंट लेवल्स पे। ठीक है, एक बार मुनाफा बांध लें, ये राय आपको मिल रही है। वैसे ही आपके पास प्रॉफिट है, भले ही 7-8 हज़ार का प्रॉफिट है, लेकिन एग्जिट कर जाएं और प्रॉफिट को बुक करें, ये राय फिलहाल आपके लिए है। अगला सवाल रितेश का है और एक्सचेंज प्लेटफॉर्म स्टॉक पर है। नंदीश जी, आपसे एक टेक जानना चाहेंगे ओवरऑल एक्सचेंज एंसिलरी स्टॉक बास्केट के लिए। इनका सवाल CDSL पर है। वैसे 50 शेयर CDSL के इन्होंने खरीदे हैं, 1383 अपने एंट्री लेवल ये बता रहे हैं। 1193 के स्तर पर CDSL के स्टॉक ने लास्ट क्लोज दिखा, ऑलमोस्ट 2% के डाउन ट्रेंड्स के साथ करीब 10,000 का नुकसान हमारे व्यूअर को है। प्लेटफॉर्म स्टॉक्स में इसके अलावा भी अगर कोई पसंदीदा स्क्रिप्ट है आपके रेडार पर तो वो भी बताएं, और CDSL पर भी राय दीजिएगा। पहले मैं बात करूंगा CDSL की, यहाँ पर हमारा व्यू करंटली न्यूट्रल है, और वहां पर हमारा प्राइस टारगेट इज 1160। तो अगर इनका शॉर्ट टर्म का व्यू है, तो जिस तरह से हमने देखा है कि एक जो डीमैट पेनिट्रेशन जो इंडिया में चल रहा था सिंस लास्ट 4 इयर्स, दैट इज नाउ प्लेटोड। और प्लस जो नए IPOs जो आ रहे थे, वो भी अभी जितने मतलब अगर मैं 2025 की बात करता हूँ एंड कंपेयर टू 2026, देयर हैज बीन अ फार लोअर IPO पाइपलाइन। सो अगर इनका व्यू शॉर्ट टर्म का है, तो एक बार के लिए या तो CDSL होल्ड करो, या तो ES टू व्हाट इज कम आउट ऑफ दिस स्टॉक। ओके, तो चलिए ये राय CDSL प्लेटफॉर्म एक्सचेंज एंसिलरी स्टॉक पर। अगला सवाल रोहित सिंह का है। हरीश, JSW इंफ्रा और इरिडा, ये दोनों ही स्टॉक्स पर ये सवाल हमसे पूछ रहे हैं। पहले JSW इंफ्रा पर इनकी एंट्री लेवल देख लेते हैं। 900 शेयर्स 255 के दाम पर इन्होंने खरीदे हैं। 268 के लेवल पर हमने स्टॉक में क्लोज देखा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में कमजोरी जरूर थी, लेकिन इनकी खरीद से ऊपर गया है स्टॉक, और बड़ी मात्रा की खरीद है तो ठीक ठाक मुनाफा भी ये देख रहे हैं 11-12 हज़ार का। सो ये हो गया JSW इंफ्रा। और दूसरा इरिडा के स्टॉक प्राइस की अगर मैं बात करूं, इरिडा में इन्होंने करीब 900 शेयर्स खरीद रखे, 134 अपने एंट्री लेवल बता रहे हैं। 120 पर लास्ट क्लोज है। अगेन 2-2.5% की गिरावट ही थी लास्ट क्लोज में, तो यहाँ पे करीब 13,000 का नुकसान है। दोनों स्टॉक्स पर हमारे व्यूअर के लिए क्या राय होगी? पांच छह जगह पहले अगर JSW इंफ्रा की बात करते हैं, देखिए कुछ दिनों से स्टॉक कंसोलिडेशन में है, लेकिन नीचे में सपोर्ट्स लेके बार बार रिवर्स होते हुए नजर आ रहा है। अब एक बार एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, मुझे लग रहा है कि 290-285 के आसपास, इसके ऊपर अगर क्रॉस कर पाता है, होल्ड करता है, तो मुझे लग रहा है कि एक रैली देखने मिल सकती है, जहाँ पे 320 तक का मूव एंटिसिपेट कर सकते हैं। अब अगर सेटअप अभी भी कंसोलिडेशन में है, मुझे लग रहा है कि इनको बने रह सकते हैं स्टॉक के साथ, क्योंकि जो सपोर्ट के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। 260 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें, 258 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें और बने रहे। एक बार स्टॉक प्राइस जो है 290-285 का क्रॉस कर पाता है, तो मुझे लग रहा है कि इसमें मोमेंटम आते हुए नजर आ सकता है। दूसरा स्टॉक है एरिडा। बिल्कुल यहाँ पे एरिडा में देखा है तो लगातार एक डाउन ट्रेंड में है। बहुत सारे इन्वेस्टर्स, क्लाइंट्स, बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं स्टॉक में। जिस तरीके से एक रनअप देखने मिला था इसके 2024 में, तो उसके बाद लगातार एक करेक्टिव फेज में है। अभी भी कोई मेजर रिवर्सल अब तक दिखा नहीं पा रहा है। हाउएवर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है 117-115 के बीच में, तो उसके लिए वेट करें, उसके साथ बने रहे अभी भी, क्योंकि स्टॉक को जब तक 200 135 करंट लेवल पे उसके ऊपर नहीं निकलता है, उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाता है, तब तक मुझे लग रहा है कि डाउन ट्रेंड बने रहेगा स्टॉक में। हाउएवर जिस तरीके से एक लॉन्ग टर्म के पास सपोर्ट्स के पास आया हुआ स्टॉक, तो 117 के स्टॉक के साथ बने रहने की राय दूंगा। अगर 117 के नीचे अगर चला जाता है, तो मुझे लग रहा है कि और वीकनेस बढ़ते हुए नजर आ सकता है। तो चलिए ये राय आपको मिलती हुई दोनों ही स्टॉक्स पर। अब सीधा रुक करते हैं हमारे अगले स्पेशल सेगमेंट वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक का। शुरुआत आपसे करना चाहूंगी, बताएं क्या है आज के VIP शेयर्स? नंदीश जी, ये सवाल आपके लिए है। मेरा पिक है पिरामल फाइनेंस, जहां पर हमारा प्राइस टारगेट है
2325। तो ये एक एनबीएफसी है फ्रॉम द पिरामल हाउस। और जिस तरह से उन्होंने होलसेल बुक जिस तरह से क्लीन की है एंड स्लो एंड स्टेडीली दे हैव मूव टुवर्ड्स द रिटेल एसेट्स, और वहां पर उनको एक अच्छा खासा यील्ड मिला हुआ है। प्लस द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इज आल्सो लाइकली टू कम डाउन। तो अगर कोई भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो उनको पिरामल फाइनेंस से स्लो एंड स्टेडीली दे शुड एक्यूमुलेट इट फॉर एटलीस्ट 1 ईयर पर्सपेक्टिव। ओके, तो चलिए ये राय हो गई वीआईपी शेयर नंदी शाह की तरफ से। हरीश जी, आप बताएं आपकी तरफ से वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक्स क्या होंगे? मानसी, 2 स्टॉक से मेरे राय पे, एक बाय का और सेल का। पहला बाय का जो है फेडरल बैंक में है। अगर देखा है तो फेडरल बैंक में एक कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन का ब्रेकआउट दिया है। मुझे लग रहा है कि सेटअप पॉजिटिव है, जहाँ पे आने वाले दिनों में एक अच्छा अपमूव देखने मिल सकता है स्टॉक में। तो करंट लेवल्स पे डिप में बाय करने की राय रहेगी। 304 से लेकर 300 के बीच में खरीदने का राय रहेगा। और टारगेट्स बनेंगे 325 और 340 शॉर्ट टर्म के लिए, और स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 290 का। दूसरा स्टॉक है जेएसडब्ल्यू स्टील। अगर देखा है तो हमने कुछ अच्छे रैली के बाद मेटल स्टॉक्स में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आते हुए नजर आ रहा है। हो सकता है कि जेएसडब्ल्यू स्टील में भी और प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकता है, तो उसके लिए सेल का राय दूंगा यहाँ पे। और टारगेट्स बनेंगे 1220 और 1200 के लिए। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 1300 का जेएसडब्ल्यू स्टील में। ओके, तो चलिए ये हो गए वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक हमारे दोनों ही एक्सपर्ट्स की तरफ से। नंदीश जी, हरीश जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, हमारे व्यूअर्स की कल की तैयारी करवाने के लिए। चलिए जाते जाते